लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी पे डायरेक्ट जंप करने से पहले एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पता होने चाहिए ताकि हम इसको समझ पाए, है ना। उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा मतलब नहीं जाऊंगा कि कितने टाइप की क्रीपिंग कौन सी होती है, हाइपर इन्फ्लेशन, सिर्फ नॉर्मल इन्फ्लेशन की बात करेंगे। तो इन्फ्लेशन आप एक हेडिंग डालो, इन्फ्लेशन पता है क्या होता है और ये इन्फ्लेशन काम कैसे करता है वो पता है? वही, एक तो इसको लिखेंगे, बताना तो है, ठीक है। मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ कि आपको कितना इसमें से मतलब आइडिया है व्हाट इज इन्फ्लेशन, हाउ डज इट वर्क्स। तो एक आइडिया इसमें होना चाहिए, है ना। सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या है? जनरल राइज इन द प्राइसेस। जब प्राइसेस में नॉर्मली जो राइज हो रहा है ना, हम प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रोडक्ट के प्राइसेस की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट के प्राइसेस में जो चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, उसको हम इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। अ जनरल राइज इन द प्राइसेस इज नोन एज द इन्फ्लेशन। अब किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ता क्यों है? तो जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसमें हम दो फैक्टर्स देखते हैं, वन इज डिमांड एंड वन इज सप्लाई। और इस हिसाब से हम इन्फ्लेशन को या इन्फ्लेशन के फैक्टर्स को दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। तो दो क्या क्या फैक्टर्स हैं? वन इज कॉस्ट पुश एंड सेकेंड इज डिमांड पुल। वन इज कॉस्ट पुश एंड सेकेंड इज डिमांड पुल। इसको समझने से पहले एक बेसिक सी चीज समझते हैं। जैसे मान लो घर में बच्चे हैं 4, है ना, बच्चे 4 हो जाएं और घर वाले खाने के लिए सिर्फ एक ही चीज लाए, तो उस टाइम पे सभी बच्चे आपस में लड़ाई करेंगे, ये मेरी है मेरी। कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि उसकी जो डिमांड है, जो प्रोडक्ट जो भी आया है उसकी बढ़ गई अचानक से, सबको चाहिए। लेकिन वहीं पर ऐसा कोई प्रोडक्ट जो बहुत ज्यादा सप्लाई में या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ जाए, तो उनको पता है कि ये सफिशिएंटली मिल जाएगा, तो कोई मतलब रोना धोना उसके लिए करेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं उसकी डिमांड जो है कम हो जाएगी। ये डिमांड बढ़ना या घटना, इसको हम प्राइसेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। जहां पर डिमांड बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली हम अगर नॉर्मल मार्केट की बात करें, मार्केट में हम इसको कंपेयर करते हैं फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मान लो ऐसी कोई मार्केट है जहां पर कुछ खरीदने वाले हैं, कुछ बेचने वाले हैं और कुछ प्रोडक्ट है ना। प्रोडक्ट को और मनी सप्लाई को हम बात करेंगे बेसिकली, क्योंकि हमें आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द मनी सप्लाई। तो हम प्रोडक्ट को डिमांड और सप्लाई से हट करके मनी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मान लो दिस इज वन पेन और पूरे मार्केट में दिस इज द ओनली पेन दैट इज अवेलेबल, है ना। एक पेन मैन्युफैक्चर हुआ है और यही पेन अवेलेबल है पूरे मार्केट में। इसके अगेंस्ट मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ मनी मान लो ₹10, ठीक है ना। यहां पे भी वन ही रखो बल्कि ज्यादा इजी है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ द सप्लाई, या 10 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो। 10 रखोगे तो मुझे थोड़ा इसको डिवाइड करने में इजी हो जाएगा, 10, ठीक है। 10 ज्यादा इजी है, हाँ, ठीक है। एक पेन मार्केट में सप्लाई कितनी है? ₹10 है। अगर इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करना हो तो क्या मैं ये कह सकता हूं इस पेन की आज के टाइम पे जो कॉस्ट आएगी दैट विल बी ₹10, क्योंकि इससे ज्यादा देने वाला मार्केट में है नहीं, इससे ज्यादा पैसे हैं ही नहीं। तो इस पेन की कॉस्ट कितनी आएगी? 10 आएगी। हम ये सिचुएशन मान रहे हैं जहां पर मार्केट में कुछ और चीज खरीदी नहीं जाती है, मार्केट में सिर्फ एक ही चीज अवेलेबल होती है दैट इज पेन। उसके अगेंस्ट जो पैसे हैं वो उसी पे खर्च होंगे। तो यहां पर एक पेन है, ₹10 है, तो इस पेन का प्राइस क्या हुआ? 10। अगर मैं पेन को थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दूं, पेन की क्वांटिटी को बढ़ा दूं, मान लो मैंने पेन को एक और को यहां पर जनरेट कर दिया, सप्लाई रिमेन्स द सेम। जो हमारा मॉनेटरी सप्लाई है या मनी अवेलेबिलिटी है दैट रिमेन्स द सेम। अब मार्केट में ₹10, उसके अगेंस्ट में वी हैव 2 पेन्स, तो एक पेन की कीमत कितनी हुई? 5 हो गई। एक की कितनी हो गई? 5 हो गई। अगर इन दोनों में किसी भी तरह का चेंज आ रहा है तो प्राइसेस में डिफरेंस आ रहा है,
वहीं अगर मैं कहूं कि यहां पर पेन एक ही रहे और मॉनेटरी सप्लाई मैं यहां 10 की बजाय 100 कर देता हूं, पेन मैं एक ही रखूं और मनी की सप्लाई मैंने बढ़ा दी, वो कितनी हो गई है? तो एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। अगर मार्केट में प्रोडक्शन ना बढ़े, मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाए तो क्या होगा? मार्केट में आज के टाइम पे प्रोडक्शन उतना ही रहे जितना है, उसकी बजाय कहीं ना कहीं से मनी सप्लाई बढ़ जाए, तो कहीं ना कहीं लोग डिमांड करना शुरू कर देंगे, और जब डिमांड करेंगे चीजों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, यानी इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो इन्फ्लेशन के लिए जो सबसे ज्यादा अगर हम कहें जिम्मेदार अगर कोई चीज है, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जितनी ज्यादा हो जाएगी उतना ही ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा। अगर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो क्या हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं? कर सकते हैं। मनी सप्लाई को कंट्रोल करो, इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये मनी सप्लाई को कितना कंट्रोल करना है और कितना प्राइसेस को बढ़ने देना है, वो भी हमें पता होना चाहिए कि इज इन्फ्लेशन नेसेसरी और नॉट। क्या किसी भी इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन जरूरी है या नहीं है, इस चीज के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये चीज समझ में आए किस तरीके से बढ़ रहा है। अब इसी को हम थोड़ा टेक्निकलिटी में देखें, कॉस्ट पुश और डिमांड पुल क्या होता है, ये इन्फ्लेशन क्या होती है। मनी सप्लाई से क्लियर है, इसको रब कर देता हूं। अब इसको कॉस्ट पुश और डिमांड पुल में हम थोड़ा सा फिट करने की कोशिश करते हैं। कभी भी किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस राइज हो रहे हैं, उसके पीछे वन ऑफ द रीजन इज डिमांड करने वाले लोग ज्यादा हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा आ गया है। जैसे एग्जांपल हम इसको लाइव उससे देखें तो 2014 में जब इलेक्शन हो रहे थे, तब उस टाइम पे पीएम मोदी ने वादा किया था 15 लाख सबको मिलेंगे। वादा किया था, मान लो सबके अकाउंट में 15-15 लाख आ जाते, तो इस इकोनॉमी में डिमांड कितनी बढ़ती? बहुत ज्यादा बढ़ जाती, और उस डिमांड के हिसाब से चीजों के प्राइसेस उतनी ही मल्टीप्लिकेशन में बढ़ जाते, और वो 15 लाख जितने आज उनकी जेब में है उसी के बराबर हो जाते। तो उस 15 लाख आने से कोई फायदा नहीं होता। अगर 15 लाख सबकी जेब में आ भी जाते तो कोई फायदा नहीं होना था, उसी हिसाब से सभी चीजों के प्राइसेस भी बढ़ जाते। यानी आज जितने उनकी जेब में है, कल जितने उनकी जेब में, वो बात बराबर ही रहती। चाहे उसको अचानक से सबके अकाउंट में 15 लाख डाल दो, बात बराबर रहनी है। चीजों के प्राइसेस अपने आप उस हिसाब से बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका कोई यूज नहीं था, ठीक है। क्लियर है मनी सप्लाई से कैसे इन्फ्लेशन को हम जोड़ेंगे। फिर फर्दर इसको दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया, कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल। डिमांड पुल कि किसी भी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसके प्राइस कम होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। जब भी डिमांड राइज होगी तो उसकी वजह से अगर प्राइस राइज हो रहे हैं तो उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। किसी भी चीज की डिमांड बढ़ रही है तो उसकी वजह से अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? डिमांड पुल। अभी आज की न्यूज है, ऑनियन प्राइसेस अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, रीजन क्या? सप्लाई कम हो गई है। सप्लाई कम है, मांगने वाले उतने ही है, डिमांड करने वाले उतने ही है, लेकिन प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो गई। अगर हम इसको यहां पर देखें, मान लो वी हैव 4 पीसेस ऑफ ऑनियन और इसके अगेंस्ट यहां पर 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज, इसकी एक की सप्लाई कम हो जाए, इसके अगेंस्ट वी हैव 40 रुपीज। हमारे पास अनियन सिर्फ 3 रह गए, अगेंस्ट में रुपीज कितने हैं? यानी डिमांड करने वाले अभी भी उतने ही है, हमारे पास सप्लाई कम हो गई है। डिमांड सप्लाई कम होने का मतलब है डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गई है, और ये डिमांड जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस राइज में रिफ्लेक्ट होगा, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन में हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो दिस इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सेकंड इसका कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश में क्या होता है, मान लो कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, कोई भी प्रोडक्ट हम मार्केट में बना रहे हैं, मान लो ये पेन ही हम बना रहे हैं। इस पेन को बनाने के लिए अगर किसी का खर्चा 10 रुपए आ रहा है, कोई भी फैक्ट्री है जो एक पेन को बना रही है और इस पेन को बनाने के लिए उसका खर्चा कितना आ रहा है? 10 रुपीज, लेकिन अचानक से वहां पे जो लेबर्स है वो डिमांड करना शुरू कर दें कि हमारे वेजेस बढ़ाओ, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे, या फिर इसके लिए
जो रॉ मटेरियल आता है प्लास्टिक, वो बोल दें कि हमने तो इसके प्राइसेस बढ़ा दिए, तो ऑटोमेटिकली इस पेन की कॉस्ट जो बनाने में लगी है वो राइज हो जाएगी 12-15 जितनी भी हो सकती है, जितना भी उसके अंदर जो कॉस्ट हम इनपुट फैक्टर्स देखेंगे उस हिसाब से। तो क्या ये मार्केट में इससे कम प्राइस पे बेच सकता है? नहीं बेच सकता। प्राइस का राइज हुआ है। अब यहां पर डिमांड की वजह से नहीं हुआ है, यहां पर किसकी वजह से हुआ है? जो इनबिल्ट जो कॉस्ट है, जो फैक्टर्स हैं, जब उनमें प्राइस राइज हो रहा है तो उसकी वजह से जो प्रोडक्ट पे इफेक्ट आएगा उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश। उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट पुश। तो कॉस्ट जब भी बढ़ेगी, जब इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो वो प्राइसेस को पुश करती है और ऊपर की तरफ, और जब डिमांड बढ़ती है वो भी प्राइसेस को पुल करती है अपनी तरफ, है ना। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल, ये दो फैक्टर्स हैं हमारे किसी भी इन्फ्लेशन के लिए राइज होने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा था, इज इन्फ्लेशन नेसेसरी? If yes, how much? सेकेंड क्वेश्चन इज, क्या हमारे लिए इन्फ्लेशन जरूरी है या किसी भी इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन जरूरी है? क्या महंगाई किसी देश की इकोनॉमी को फायदा भी करा सकती है? अगर हां तो कितनी महंगाई, कितनी इन्फ्लेशन? ठीक है ना। वो मॉडरेट लेवल क्या है वो हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो इन्फ्लेशन इज नेसेसरी इफ इकोनॉमी हैज टू राइज। इन्फ्लेशन इज नेसेसरी इफ इकोनॉमी हैज टू ग्रो या इकोनॉमी हैज टू राइज। इन्फ्लेशन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? उसके लिए देयर इज अ कर्व नोन एज फिलिप्स कर्व। ठीक है। ये फिलिप्स कर्व दो चीजों में रिलेशन बताती है। एक साइड इन्फ्लेशन और एक साइड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये कर्व कुछ इस तरीके से बनती है। ये कर्व का जो शेप है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में क्या रिलेशन है? This is shown by the Phillips curve. This is shown by the Phillips curve. Phillips curve क्या कहता है कि अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तो आपको इन्फ्लेशन को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा दिया तो अनएम्प्लॉयमेंट घटने की बजाय बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा इन्फ्लेशन इकोनॉमी में नेसेसरी है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए। इसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे बना। ठीक है। मान लो इसी पेन के ऊपर आते हैं, पेन के प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है। पेन का प्रोडक्शन शुरू हुआ ईयर 2024। ईयर 2024 में एक पेन एक फैक्ट्री ने बनाना शुरू किया एट द ₹10। ठीक है। इस ₹10 में मार्केट में बेच रहे हैं। इस 10 के ऊपर मान लो उस कंपनी को जो बचत हो रही है दैट इज ₹1। मान लो एग्जांपल है, 2 बचा लो 3, आपकी मर्जी है। जैसे जैसे अगला साल आएगा, ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर 2025, इस फैक्ट्री में काम करने वाला हर एक व्यक्ति एक्सपेक्ट करेगा कि हमारे वेजेस राइज हो। इस फैक्ट्री के मालिक को भी लगेगा कि मेरा प्रॉफिट थोड़ा और बढ़े। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए he has to employ some more people, है ना, क्योंकि जो उसके पास ऑलरेडी एम्प्लॉयड है उनकी कैपेसिटी वो अचीव कर चुका है, उतने ही पेन वो मैन्युफैक्चर कर पा रहा है। अगर एम्प्लॉयर को प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, उसे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा और लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। लेकिन लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि उसके पास उतना मनी होना चाहिए, और वो मनी कहां से आएगा? प्रॉफिट से आएगा। तो उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है कि यहां पर इस प्रॉफिट को थोड़ा सा मार्जिन को बढ़ाए और इसको 10 की बजाय 12 में बेचे, ताकि जो उसके पास एक्स्ट्रा बचेगा इससे वो अलग से और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा
उससे और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रॉफिट उस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। अगर किसी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो उसके लिए दिस इज नेसेसरी कि प्राइसेस में थोड़ा सा राइज होता रहे, ताकि जो लोग भी किसी भी प्रोडक्शन के काम में लगे हुए हैं उन्हें मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ अगले साल इस सैलरी में मुझे राइज देखने को मिलेगा, नहीं तो वो काम करना छोड़ देंगे। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो तो ऑर्गेनाइजेशन में किसी से भी पूछो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह पे लोग क्यों नहीं टिकते हैं जहां पर भी उन्हें लगता है कि यहां पर ग्रोथ कम है, वहां से निकलना शुरू हो जाएंगे। ग्रोथ कम है यानी प्राइस राइज नहीं हो रहे, लोग अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे। प्राइस राइज हुए, लोग वहां पे एम्प्लॉयमेंट की तरफ आएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट तभी बढ़ेगा जब हम धीरे धीरे इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगे, प्राइसेस को राइज करेंगे। वो कहीं ना कहीं मजबूर करेगा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, कि हम और ज्यादा प्रोड्यूस करें ताकि हमारा और ज्यादा प्रॉफिट हो। और ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए दे विल हैव टू एम्प्लॉय सम मोर पीपल इन द इंडस्ट्री और द प्रोडक्शन कंपनी। ठीक है, तो यहां पर इस हिसाब से एक चीजें काम करती है। हमेशा थोड़ा सा एक प्राइस राइज होना चाहिए ताकि जो प्रोड्यूसर है उसको प्रॉफिट मिलता रहे और वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता रहे ताकि और ज्यादा उसे प्रॉफिट कमाने को मिले। लेकिन अगर यही प्राइस राइज एक लिमिट से ज्यादा चला जाए, कल अगर मैगी 10 की थी आज 12 की मिल रही है, लोग खरीद रहे हैं, लेकिन वहीं 10 की बजाय मैगी 15 की हो जाए, उसके डिमांड में धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो जाएगी। उसकी जगह पे उसके कॉम्पिटिटर उसकी जगह लेना शुरू कर देंगे। तो एक लेवल से ज्यादा अगर हम प्राइस राइज करें तो उसके बाद डिमांड कम होगी, तो बेशक से वो प्रॉफिट कमा रहा है लेकिन वो प्रॉफिट वन टाइम होगा, नेक्स्ट टाइम से उसको खरीदने कोई नहीं जाएगा और अगली बार उसे क्या करना पड़ेगा, कमाई नहीं होगी तो जो लोग एम्प्लॉयमेंट पर रखे हुए हैं उन्हें निकालना पड़ेगा। तो यानी एक लिमिट तक इन्फ्लेशन इज नेसेसरी, उस लिमिट के बाद अगर इन्फ्लेशन को हम बढ़ा रहे हैं दैट इज हार्मफुल, दैट इज हार्मफुल। जीरो पे इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। इकोनॉमी को ग्रो करना है तो वी नीड इन्फ्लेशन, और एक लिमिट से ज्यादा भी नहीं कर सकते, नहीं तो इकोनॉमी को नुकसान शुरू हो जाएगा, नहीं तो इकोनॉमी को नुकसान शुरू हो जाएगा। इसीलिए मॉडरेट इन्फ्लेशन इज रिक्वायर्ड। जब क्वेश्चन था हाउ मच इन्फ्लेशन, तो उसका आंसर है मॉडरेट इन्फ्लेशन। ये मॉडरेट क्या है, दिस इज डिसाइडेड बाय द इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स। ये मॉडरेट किस कंट्री के लिए कितना रहेगा, ये डिसीजन लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और हमारी इंडिया में इसके लिए हमने डिसीजन लिया हुआ है कि हमारे यहाँ पर 4 ± 2% का जो इन्फ्लेशन है, यानी ये जो गैप है 2% टू 6% का, ये हमारे लिए मॉडरेट इन्फ्लेशन है। हमें हमारे इन्फ्लेशन को इसी बीच में टारगेट करना है। तो हमारे लिए मॉडरेट इन्फ्लेशन क्या है, 4 ± 2%। दिस इज द इन्फ्लेशन टारगेट जिसको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा सा ज्यादा भी है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो इस चीज को समझने में किसी को दिक्कत है तो बताओ कि कैसे फिलिप्स कर्व ये काम करता है। अब इस ग्राफ को एनालाइज करो कि अगर इन्फ्लेशन इस साइड बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इस साइड बढ़ रहा है, तो हमेशा जो अगर हम कहें अनएम्प्लॉयमेंट राइज किस साइड हो रहा है और ऊपर चले जाएंगे, तो यहां तक तो हमें कम करना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना पड़ेगा, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट को हमें लोअर लेवल पे लाने के लिए, अगर हमें इस लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट को लाना है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है, तो इन्फ्लेशन को भी हमें इस साइड पुश करना पड़ेगा। यानी इन्फ्लेशन भी कम होना चाहिए, इन्फ्लेशन भी कम होना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन 0 हो जाए, एम्प्लॉयमेंट होगा ही नहीं। इन्फ्लेशन 0 हो जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। इन्फ्लेशन इंफिनिटी हो जाए तो उस केस में अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर भी लोएस्ट लेवल पे होगा। यहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट इज एट लोएस्ट लेवल। ठीक है, तो फिलिप्स कर्व याद रखना है जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की बात करें। इन्फ्लेशन समझ में आया? इन्फ्लेशन जरूरी है, कितना जरूरी है, 2% से 6%, 2 to 6%। ये 2 to 6% का टारगेट जब हमने दिया, ये टारगेट अचीव करने के लिए आरबीआई को जिम्मेदारी दी गई।
आरबीआई को जिम्मेदारी दी कि हम तुम्हारे यहां पर एक कमेटी बना रहे हैं और ये कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि आप मार्केट में इतनी मनी सप्लाई रखो जिससे हम ये मॉडरेट इन्फ्लेशन अचीव कर पाए, और इन्फ्लेशन जब भी बढ़ता दिखे मनी सप्लाई को कम कर देना। उसके लिए जो हमने कमेटी बनाई, दैट कमेटी इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसकी हेडिंग डालो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमने कब बनाई थी? 2014 के बाद। कौन सी थी कमेटी, किसके रिकमेंडेशन के बाद? उर्जित पटेल, है ना? इट वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द उर्जित पटेल कमेटी। इट वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ Urjit Patel Committee in 2014. ठीक है ना? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव लिख लो। To decide the policy rate so as to cap the inflation target, so as to cap the inflation within the limits given by Government of India, within the limits given या decided by Government of India। यानी इन्फ्लेशन कितना टारगेट करना है ये कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो अपना टारगेट बना करके किसको देंगे? मॉनेटरी पॉलिसी को। ये कमेटी जो है उस हिसाब से मॉनेटरी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी बाय चेंजिंग दी पॉलिसी रेट। बाय चेंजिंग दी पॉलिसी रेट, ये पॉलिसी की रेट क्या है अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, ठीक है ना? अभी पॉलिसी रेट नहीं पता लगेगा क्या है, लेकिन उससे पहले इस मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन लोग होते हैं तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके लिए लिख लो, दिस इज ए 6 मेंबर कमेटी। चेयरमैन कौन होता है? आरबीआई गवर्नर। ठीक है ना? चेयरमैन कौन होगा? आरबीआई गवर्नर। 6 मेंबर जो कमेटी है उसमें से 3 आर फ्रॉम द आरबीआई और 3 बाहर से गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर अपॉइंट किए जाते हैं। 3 members are from the RBI and 3 are appointed by the government. (16) में, ठीक है। उर्जित पटेल कमेटी ने 14 में बोल दिया था, उसके बाद 16 में, ठीक है। कितने मेंबर होंगे? 6। 3 फ्रॉम आरबीआई, 3 फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। आरबीआई साइड से एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, यानी कि वो जैसे उस ऑफिस में आएंगे दे ऑटोमेटिकली बिकम्स द मेंबर ऑफ दिस कमेटी। सबसे पहले आरबीआई गवर्नर जो चेयरमैन का काम करेगा, उसके अलावा सेकंड होता है एक डिप्टी गवर्नर। वैसे तो यहाँ डिप्टी गवर्नर्स हैं, लेकिन एक डिप्टी गवर्नर हु इज इन चार्ज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस में से एक है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। उसके लिए एक डिपार्टमेंट होता है मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। तो मॉनेटरी पॉलिसी जिसको जिम्मेदारी दी जाती है वो डिप्टी गवर्नर। तो डिप्टी गवर्नर इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, वो इसका एक मेंबर बनेगा। और उसके अलावा एक और मेंबर जो आरबीआई चेयरमैन डिसाइड करेगा, वो भी मॉनेटरी पॉलिसी साइड से ही होगा। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली। ये जो 3 मेंबर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, दे हैव अ टेन्योर ऑफ 4 years। दे हैव अ टेन्योर ऑफ 4 years।
ये सिर्फ और सिर्फ क्या डिसाइड करते हैं? पॉलिसी रेट। उसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, किस लिए डिसाइड करते हैं? क्योंकि इनको टारगेट दिया गया है ये कि आपको ये अचीव करना है, टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट सेट बाय द। सारे चेंज होते हैं। आरबीआई के कब चेंज होंगे? टेन्योर सिर्फ गवर्नमेंट वालों का होता है, इनका कोई टेन्योर नहीं। इनका टेन्योर ये तब तक रहेंगे जब तक ये आरबीआई ऑफिस में, आरबीआई की साइड से जो आएंगे, जब तक वो उस पोस्ट पे बैठे हुए हैं तब तक वो इसके मेंबर बने रहेंगे। हाँ, ठीक है, क्लियर है? इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए अभी हमने एक बात की, मॉनेटरी पॉलिसी। तो दो पॉलिसी हैं या दो साइड से इकोनॉमी को हम स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, एक फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, सेकंड फ्रॉम द आरबीआई साइड। ठीक है ना? और इन दोनों को हम अलग अलग नाम से जानेंगे। जो आरबीआई जिस हिसाब से इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है, जिस पॉलिसी को लेकर के इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है, उस पॉलिसी को बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। और वहीं गवर्नमेंट साइड में कौन करेगा? गवर्नमेंट किस पॉलिसी से? तो बेसिकली दो पॉलिसीज हैं जिनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। वन इज फिस्कल पॉलिसी, सेकंड इज मॉनेटरी पॉलिसी। ये दोनों ही पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ। इन दोनों के मीन्स अलग अलग हैं। इन दोनों के पास जो इंप्लीमेंट्स, जो टूल्स अवेलेबल हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को हैंडल करने के लिए, वो अलग अलग है। अदरवाइज दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें इस इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है और हमें इस इकोनॉमी को ग्रो करना है। दोनों ही अपने अपनी साइड से कोशिश करते हैं। जहां पर मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें, इसके अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव है, दिस इज प्राइस स्टेबिलिटी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी विद इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इन दोनों में कई बार आता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बस आपको ये लिखना है, दिस इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द गवर्नमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी is decided by the central bank of the government, fiscal policy is decided by the government of India. Fiscal policy is the tool available with the government of India to achieve the objective of economic growth. Fiscal policy is the tool available with the government of India to achieve the objective of economic growth. ठीक है, यहां पर तरीके क्या हैं प्राइस स्टेबिलिटी के लिए? क्या क्या टूल्स अवेलेबल है आरबीआई के पास? आरबीआई कैन चेंज द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल करना आरबीआई के बस में है बाय चेंजिंग द इंटरेस्ट रेट्स, बाय चेंजिंग द डिफरेंट इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और यहां पर गवर्नमेंट किस हिसाब से कर सकती है? बाय चेंजिंग द टैक्सेस। टैक्स यहां पर चेंज कर सकते हैं, अलग अलग स्कीम ये ला सकते हैं। ठीक है ना, बजट ये प्रोड्यूस करते हैं। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे टूल्स हैं, बजट, टैक्सेशन, स्कीम्स, एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन, ये सब इसके द्वारा है। वहां पर उनके पास जो अवेलेबल है दैट इज मनी सप्लाई कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग ऑफ मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द इंटरेस्ट रेट। ठीक है ना, कैसे इंटरेस्ट रेट चेंज करता है मनी सप्लाई को, वो हम देखेंगे। यहां तक क्लियर है? अब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं। डिसाइडेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है?
आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी सप्लाई को कंट्रोल करती है। मॉनेटरी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास अलग अलग टूल्स हैं। आज हम जिन टूल्स की बात करेंगे ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। मॉनेटरी पॉलिसी को करने के लिए वन आर नोन एज क्वांटिटेटिव टूल्स एंड दूसरे हो जाते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स वो होते हैं जहां हम प्राइस की क्वांटिटी या मनी सप्लाई की क्वांटिटी को डायरेक्टली चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स वो हैं जहां हम इनडायरेक्टली उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ेंगे हम इनके बारे में, क्वालिटेटिव कौन से, क्वांटिटेटिव कौन से, लेकिन आज हमारा फोकस रहेगा क्वांटिटेटिव टूल्स पे। क्वांटिटेटिव टूल्स जहां पर डायरेक्टली मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है बाय चेंजिंग द इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली। वहां पर हम इंटरेस्ट रेट डायरेक्ट चेंज नहीं कर रहे हैं, वहां पर आरबीआई अलग अलग डायरेक्शंस इशू करता है, पॉलिसी इश्यूज इशू करता है, उसके आधार पर ऑटोमेटिकली बहुत सारे चेंजेस हमारी इकोनॉमी में आ जाते हैं। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे कैसे होता है। तो यहां पर हम क्वांटिटेटिव टूल्स में सबसे पहले रिजर्व रेशियोज, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे रिजर्व रेशियोज की। यहां पर सबसे पहला टूल हमको लिखना है, दैट इज CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल होता है? देखो, एक सीधी सी बात है, हमारी इकोनॉमी में अगर किसी के पास कोई भी सेविंग है वो हम कहाँ जमा कराते हैं? बैंक में। अगर किसी को लोन चाहिए वो कहाँ जाता है? बैंक में। हमारी जितनी भी सेविंग है उसका कुछ हिस्सा रख करके बैंक ज्यादातर को उसको फर्दर लोन में घुमाता रहता है। बैंकों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है ना? बैंकों के पास इंटरेस्ट रेट, कौन सा इंटरेस्ट? हाँ, जो बेसिकली हम लोन ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट। तो उसको चीज को समझना है हमें कि बैंकों का प्रॉफिट कहां पर है। बैंकों के पास अपना पैसा नहीं है, बैंक हमारे डिपॉजिट किए हुए पैसे को, क्योंकि हमें इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, तो पहली चीज तो ये दिमाग में आनी चाहिए, हमारे पैसे रख के हमें ही क्यों इंटरेस्ट दे रहे हैं? कुछ तो होना चाहिए लोचा कहीं ना कहीं। वो कहां पर, मतलब किस तरीके से कि बैंक बोल रही कि आप हमारे पास जमा करो और हम आपको इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। वो क्यों इतने मूर्ख हैं? क्यों ऐसा करना चाहेंगे? क्योंकि उनको पता है कि इसी पैसे को फर्दर यूज करके वो इससे ज्यादा पैसे कमाएंगे। 1 रुपए से अगर वो 50 पैसे कमा रहे हैं तो उसमें से हमें 10 पैसे 12 पैसे दे रहे हैं, तो फायदा किसका है? बैंक्स का है। बैंक्स का है, और बैंक यही काम कर रहे हैं। बैंक जनरल पब्लिक की सेविंग को एक साथ मिला करके जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं या जितने भी लोन डिमांड वाले हैं उन सबको लोन प्रोवाइड करता है एट अ हायर इंटरेस्ट रेट। हमको डिपॉजिट रेट देता है 3%, 4%, और लोन का जो इंटरेस्ट होता है दैट इज 11%, 12%, 13%, 14%। ये जो बीच का परसेंटेज है, दिस इज द सेविंग ऑफ द बैंक्स, जिसको वो यूज करते हैं अपने ऑफिसेज को रन करने के लिए और अपनी प्रॉफिट्स के लिए। ठीक है, ये एक जनरल बैंक का वर्किंग है। उसी बैंक के वर्किंग में अगर मान लो दो सिनेरियो दे रहा हूं। लोन का इंटरेस्ट रेट अगर बैंक डिसाइड करती है कि हम आज से 10% पे सबको लोन देंगे, या फिर दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि हम आज से 15% पे सबको लोन देंगे। कौन से वाले लोन को लेते हुए सोचना नहीं पड़ेगा। अगर किसी को लोन लेना है तो हमेशा वो देखेगा सस्ता मिल रहा है, अब इससे सस्ता क्या हो सकता है, इससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन ही बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए सस्ता पड़ेगा। और जो नहीं भी लेना चाह रहा होगा वो भी लेने भाग जाएगा, जो नहीं भी लेना चाह रहा होगा वो भी लेने चले जाएगा। यानी इंटरेस्ट रेट अगर हम डाउन करते चले जाएं
तो लोगों की जो मनी की डिमांड है वो बढ़ती चली जाएगी, वो ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा लेने बैंक के पास पहुंच जाएंगे। बैंक के पास पैसा कोई घर में रखने के लिए लेता नहीं है, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होता है। ज्यादातर जो पैसा जा रहा है वो कहीं ना कहीं या तो लोगों की डिमांड बन रहा है या फिर वो कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट के रूप में जा रहा है, और जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में बढ़ रहा है या हमारी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ेगी तो भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर पब्लिक के पास पैसा ज्यादा आ जाए, हमने इंटरेस्ट रेट कम किया, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया, शुरुआत में हमने ये पढ़ा था मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो इन्फ्लेशन अपने आप बढ़ेगा। मनी सप्लाई बढ़ी तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। अगर इन्फ्लेशन को कम करना है तो मनी सप्लाई कम कर दो या इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। ये इंटरेस्ट रेट बैंक के डिसाइड कैसे होते हैं, बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो डिसाइड कैसे होता है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उनमें से वन ऑफ द फैक्टर इज CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये क्या चीज है कि बैंक के पास, हम जब भी कहते हैं बैंक के पास क्या होता है, कुछ लोग जमा करने आए, फिर उसके बाद कुछ लोग उसमें से पैसा विड्रॉ करने आए। तो डिमांड जो बैंक में कैश की है या जो डिपॉजिशन है, इन दोनों को जब हम 15 दिन के पीरियड में चेक करें तो जो एवरेज डिपॉजिट बैंक के पास रह गया, जो एवरेज डिपॉजिट बैंक के पास रह गया, उसको हम बैंक की नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। इसके लिए दो टर्म आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज द लायबिलिटी फॉर अ बैंक, है ना? तो बैंक के लिए क्या एसेट है और क्या लायबिलिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस, एक बेसिक डिफरेंस हम करते हैं, बहुत ज्यादा डीप इसमें जाएंगे नहीं कि क्या एसेट है क्या लायबिलिटी है। एक सिंपल सा देखते हैं। जहां से बैंक कमाएगा वो उसके लिए एसेट है, और जहां बैंक को देने हैं वो उसके लिए लायबिलिटी है। मैं बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट करके आया तो दिस इज अ लायबिलिटी फॉर द बैंक, कि जब मैं डिमांड करने जाऊंगा तो मुझे वो वापस चाहिए, तो मुझे वो वापस चाहिए। बैंक में जो पैसा जा रहा है दो तरीके से जाता है। बैंक में जो डिपॉजिट्स हैं, यहां लिख देता हूं, वो दो तरीके से जाता है। एक डिमांड डिपॉजिट और एक फिक्स्ड डिपॉजिट, या फिर हम जिसे टाइम डिपॉजिट भी कह देते हैं। इसी को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? टाइम डिपॉजिट। जो हम डिपॉजिट करते हैं FD के रूप में, 1 साल के लिए बंधवा दिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, यानी वो बैंक के लिए डिमांड नहीं है। वो बैंक उसको डिमांड अभी कंसीडर कर ही नहीं रहा। बैंक को पता है कि ये 1 साल बाद लेने आएगा, इसीलिए उस पैसे को वो मनचाहे रूप में दे सकता है लोन पे। तो वहां पर रिस्क नहीं है बैंक को कि मुझे वापस भी देना पड़ेगा। इसीलिए FDs पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। हमेशा FD पे क्यों ज्यादा इंटरेस्ट रेट देता है? सेविंग पे तो 3 से 4% दे रहा है बैंक, FD पे दे रहा है 7 से 8%। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस पैसे को हम अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है, कोई 10 दिन में 15 दिन में मांगने आने वाला नहीं है। तो इस पैसे से हम 1 साल में खूब कमा सकते हैं। तो वहां पर रिस्क कम है बैंक के लिए उसको देने में, तो इसीलिए वहां पर वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे सकता है। लेकिन जहां पर पता है कि आज जमा किया कल ही निकालने वाले आ जाएंगे, वहां पर थोड़ा सा सेविंग में इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो जो जमा हमने किया है आज ही निकालने के लिए, वो डिमांड डिपॉजिट है, वो डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में, ठीक है। और FD, यहां पर अगर हम कहें टाइम डिपॉजिट, इसको भी हम 2 हिस्सों से डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या है? टाइम डिपॉजिट, FD और RD, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, जहां पर हम हर महीने कुछ ना कुछ उसमें डालते रहे। दिस इज रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं अभी वो कहीं ना कहीं मैं इसकी बात कर रहा हूं जब मैं बोल रहा हूं कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज जो बैंक डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस।
कि कितने पैसे सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट में आए, उनमें से कितने विड्रॉ होने के चांसेस हैं। जो 15 दिन में जो ओवरऑल बैंक के पास बच गया, दैट बिकम्स द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, बिकॉज दीज आर द लायबिलिटीज ऑफ द बैंक। इसीलिए यहां पर वर्ड है लायबिलिटी। ये बैंक को वापस करने, जब भी कोई डिमांड करने आएगा तो बैंक को वापस करने पड़ेंगे, और इसमें से भी ये तो उसको उसी टाइम वापस करने पड़ेंगे। अगर बीच में इसको मांगने कोई आता है तो बैंक कैन रिफ्यूज, बैंक बोलेगा अभी नहीं है, कल आना। यानी एट ए टाइम नहीं हो तो बैंक मना कर सकता है इसके लिए, लेकिन ये तभी देने पड़ेंगे। तो इसीलिए ये लायबिलिटीज हैं जो कहीं ना कहीं बैंक के लिए रिस्की हो जाते हैं, जो बैंक के लिए रिस्की हो जाते हैं, और इन्हीं को मतलब लायबिलिटीज तो दोनों ही है, ठीक है। और यहां पर जब हम बोल रहे हैं दिस इज लायबिलिटीज, तो यहां पर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ठीक है। तो नेट, नेट मतलब जितने आए और जितने विड्रॉ हो गए, जो बच गया बैंक के पास दिस इज नेट, जो बच गया बैंक के पास दिस इज नेट। तो नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज या फिर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज हम इसको बोलते हैं। हम इसको कैलकुलेट करके इसके आधार पर हम बोलते हैं कि जितना भी आपका एनडीटीएल है, जितना भी आपका नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज हैं, उसका कुछ परसेंटेज यू कैन नॉट स्पेंड या फिर यू कैन नॉट गिव ऑन लोन। बैंक के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन होता है, और वो बोलते हैं कि ये कुछ परसेंटेज जो आज के टाइम पे अगर हम बात करें इट इज 4.5%, इट इज 4.5%। मान लो बैंक के पास एनडीटीएल में 100 रुपए आए, मान लो बैंक के पास एनडीटीएल में कितने आए 100 रुपए। इस 100 में से दिस इज एनडीटीएल, अब ये बैंक के पास है, लोन में दे सकता है, लेकिन ये सारा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। इसमें से कुछ परसेंटेज जो अभी 4.5% है, ये उसको अपने पास रखना पड़े, अपने पास नहीं इन द सेंस इसको कैश के फॉर्म में उसे रखना पड़ेगा। दिस इज कैश, दिस इज कैश, कैश के फॉर्म में उसे रखना पड़ेगा, और ये कैश उसे आरबीआई में जमा कराना पड़ेगा। ये कैश कहां जमा कराना पड़ेगा? आरबीआई में। सीआरआर इज डिपॉजिटेड विद द आरबीआई, सीआरआर इज डिपॉजिटेड विद आरबीआई, ठीक है। तो इसके पास लोन देने के लिए कितने पैसे बचे? 95.5। अगर 100 रुपए होते तो बैंक की कमाई ज्यादा होती, वो इंटरेस्ट रेट कम कर सकता था, वो इंटरेस्ट रेट कम कर सकता था, क्योंकि बैंक की जो रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है बैंक की? जो उसके पास सेविंग है वो इंटरेस्ट रेट उसे वापस करना है, जो उसके पास टाइम डिपॉजिट है उसका इंटरेस्ट रेट वापस करना है, अपने एम्प्लॉइज का खर्चा निकालना है, यही उसके, और कुछ प्रॉफिट उसने अपना सेट किया होता है। अगर उसके पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसे आ जाए तो वो ज्यादा लोन देने के लिए पैसे हैं, ज्यादा लोगों को लोन देगा, कम इंटरेस्ट पे देके भी उतने कमा सकता है। लेकिन अगर लोन देने के लिए पैसे ही कम हो तब उसे इंटरेस्ट रेट हाई रखना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट उतना ही रखना है तो, अगर प्रॉफिट उतना ही रखना है। इसको समझना है, ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लो बैंक के पास लोन देने के लिए एक जगह पे 100 रुपए हैं, एक जगह पे 200 रुपए हैं। मान लो बैंक के पास लोन देने के लिए एक जगह 100 रुपए, एक जगह 200 रुपए हैं। अगर उसकी कमाई, उसका मतलब टोटल खर्चा बैंक का मान लो कितना है, 10 रुपए मान लेते हैं, है ना, और प्लस उसे कुछ अपना मतलब प्रॉफिट के लिए भी चाहिए, कितना माने, 10 और मान लेते हैं, 20 रुपए। बैंक को किसी भी हालात में उसको जो प्रॉफिट चाहिए किसी भी इंटरेस्ट पे दिए हुए पैसे से, अगर उसको 20 रुपए चाहिए, अगर उसकी रिक्वायरमेंट ये है, जिसमें से 10 उसकी लायबिलिटी से जो उसे देने और 10 रुपए उसे ऑफिस में भी मतलब प्रॉफिट वगैरह भी हम कह सकते हैं ये लेना, 20 रुपए उसे कमाने। 20 रुपए कमाने के लिए एक ऑप्शन ये है कि बैंक के पास आए हैं 100 रुपए, और दूसरा ऑप्शन है बैंक के पास आ जाए 200 रुपए। अगर 100 रुपए आए हैं तो ही विल चार्ज 20% इंटरेस्ट रेट। अगर पैसे ज्यादा आ जाएं ही विल चार्ज 10% इंटरेस्ट रेट। बैंक के पास पैसे कितने हैं, बैंक के पास कितना मनी है, ये डिसाइड करेगा कि बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर बैंक के पास ज्यादा पैसे आ जाएं तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, बैंक के पास कम पैसे पहुंचे तो इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा। अब
आरबीआई का क्या रोल है इसमें? आरबीआई डिसाइड्स द सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो कितना हो सकता है। आरबीआई सीआरआर को कितना भी बढ़ा सकती है, 0 से लेकर के 100%, 0 से लेकर के 100% तक कर सकती है, अगर इसको लगता है कि मार्केट में मुझे सप्लाई को रोकने की जरूरत है, ताकि मार्केट में ज्यादा लोग लोन ना लें, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए बैंकों के पास मनी सप्लाई घटाना पड़ेगा। मनी सप्लाई घटाना है तो बड़ा सीधा सा रास्ता है, मैं सीआरआर को, इसके पास 100 रुपए हैं, सीआरआर को बढ़ा के मैं 50% कर देता हूं। अब बैंक के पास लोन देने के लिए सिर्फ 50 है, कमाने उसे 20 है, 40% पे देना पड़ेगा। कौन आएगा 40% पे लेने? कोई नहीं आएगा। तो अगर मुझे इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा करने हैं, सीआरआर वैल्यू को कम ज्यादा कर सकता हूं, इंटरेस्ट रेट उसी से ही बहुत कम और ज्यादा हो जाएंगे। ये तो मैंने बहुत डिफरेंस बताया। इवन जब पॉइंट्स में डिफरेंस आता है, 0.05 में डिफरेंस आता है, तब भी कॉर्पोरेट लोन में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि वो 1000 करोड़, 2000 करोड़, 4000, 5000 करोड़ लेते हैं, तो 0.5 में आया हुआ डिफरेंस भी उनके लिए बहुत मैटर करता है। तो वो लोन लें या नहीं लें, इसके ऊपर बहुत मैटर है। आज के टाइम पे सीआरआर कितना है? 4.5। अगर बैंकों के पास 100 आए हैं तो उसे 4.5 तो अलग से रखने पड़ेंगे और आरबीआई के पास जमा करने पड़ेंगे। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीआरआर के लिए जो आरबीआई को अथॉरिटी मिलती है, दैट कम्स फ्रॉम द आरबीआई एक्ट 1934। सीआरआर के लिए आरबीआई को अथॉरिटी मिलती है फ्रॉम द आरबीआई एक्ट 1934। सीआरआर में द मनी हैज टू बी केप्ट इन द कैश फॉर्म, money has to be kept in the cash form with the RBI। ठीक है, दो चीजें हैं, कैश फॉर्म में होना चाहिए और आरबीआई में होना चाहिए। इसके ऊपर आरबीआई उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती है। आरबीआई में जमा तो हो गए, लेकिन आरबीआई बैंक को सीआरआर के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं देती है, यानी ये पैसा विदाउट इंटरेस्ट उसे एज इट इज जमा करना है टू दी आरबीआई। तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम ज्यादा करवा सकती है, इससे बैंकों के इंटरेस्ट रेट को कम ज्यादा करवा सकती है। सीआरआर बढ़ा दे, इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, सीआरआर माइनस करो, इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, मनी सप्लाई कंट्रोल हुई, इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक तो टूल आरबीआई के पास ये है टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। ठीक है, अब सेकेंड रिजर्व रेशियो की बात करते हैं, दैट इज एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसके लिए पावर आरबीआई को मिलती है फ्रॉम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 19। आरबीआई की जब हम बात करेंगे, आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया था बाय द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। ठीक है ना, आरबीआई के बारे में जब पढ़ेंगे तब हम उसको लिख लेंगे, अभी सिर्फ एक जनरल सा उसमें समझ लो कि ये दो अलग अलग एक्ट आए हैं, तो कैसे याद रखें। तो ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, दो ही एक्ट हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड मेजर है। ठीक है ना, तो एक तो आरबीआई एक्ट 1934, जिसके आधार पर हमने आरबीआई को एस्टेब्लिश किया था और उसको हमारे यहाँ पर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ पावर्स दी थी। हमारे यहाँ पर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ पावर्स दी थी अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। फिर उसके बाद 1949 में आजाद होने के बाद ओवरऑल जिम्मेदारी पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने की हमने दे दी आरबीआई को, और बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए जब जिम्मेदारी मिली, वो जिम्मेदारी दी गई बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। इसके आधार पर नए नए बैंकों को लाइसेंस देना, किसी बैंक को बंद करवाना, ये सारी पावर यहां से मिलती है। तो जब सीआरआर की बात करते हैं, वो पावर मिलती है आरबीआई एक्ट 1934 से, लेकिन अब बैंक हैं तो बैंकों को रेगुलेट करने के लिए हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कंट्रोल करते हैं, और उसके लिए पावर मिलती है फ्रॉम द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 से। ठीक है, ये क्या है, ये भी लगभग उसी टाइप का जैसे सीआरआर पढ़ा। यहां पर भी कुछ हिस्सा
बैंकों को अलग से रिजर्व रखना पड़ता है फ्रॉम द एनडीटीएल, और उसको वो यूज नहीं कर सकते टू गिविंग द लोन। तो डिफरेंस क्या है? अगर ये भी रिजर्व में रख रहे हैं, वो भी रिजर्व में रख रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस, वो रखा था आरबीआई के पास, ये बैंक अपने पास रखता है। दूसरा डिफरेंस, वो रखा था कैश फॉर्म में, यहां पर कैश जरूरी नहीं है, यहां अदर फॉर्म्स में भी रख सकता है। उस रुपए का गोल्ड खरीद के रख सकता है, उस रुपए से बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं जिस पे इंटरेस्ट रेट ये कमा सकते हैं, उस बॉन्ड को खरीद के रख सकता है। तो यहां पर हम कैश वर्ड यूज ना करके हम यूज करते हैं लिक्विडिटी। तो लिक्विड फॉर्म में हमें रखना होता है। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट हम बाद में समझेंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ ये समझो, ये जरूरी नहीं है कैश फॉर्म में रखना। अगर कैश में रखा तो कैश पे तो कोई इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं, कैश पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। कौन बैंक चाहेगा कि एक तो 4% वहां रखा हुआ है और इसका 4.5%, इसका इंटरेस्ट रेट आज के टाइम पे 18% है, इसका परसेंटेज कितना है 18%, ये 18% और अलग से अगर निकालने को बोल दिया जाए बैंक को, तो बैंक के पास कमाई का रास्ता कहां बचे? तो बैंक कहां से प्रॉफिट कमाए? तो इसीलिए बैंकों को थोड़ा सा यहां पर रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि इस पैसे से वो पैसा कमा सकते हैं, कुछ इंटरेस्ट रेट यहां पर कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? कि आप कैश में मत रखो, उसको इन्वेस्ट करके रख लो। कैसे इन्वेस्ट करके? कि आप उससे गोल्ड परचेज कर लो, गोल्ड का तो प्राइस बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जब इसको पैसे को आपको निकालना हो तो आप उससे कैश में कन्वर्ट कर लो। यानी इसको गोल्ड फॉर्म में रखा जा सकता है, या फिर गवर्नमेंट टाइम पे अलग अलग बॉन्ड इशू करती है। जब भी गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं आरबीआई से बॉन्ड इशू करके इंटरेस्ट रेट पे सरकार इंटरेस्ट रेट देती है टू द आरबीआई, उससे पैसे लेने के लिए। उसके लिए बॉन्ड इशू किया जाता है 8% 7% लगभग इतने इंटरेस्ट रेट पे वो इशू करते हैं। तो बैंक चाहे तो उस बॉन्ड को भी खरीद सकती हैं और उसको भी रख सकते हैं ताकि उनको वो इंटरेस्ट रेट मिलता रहे। तो यहां पर किसी ना किसी तरीके से बैंकों के पास रास्ता होता है कि कुछ कमाई यहां पर कर सकें, पूरे तरीके से हाथ ना बंध जाए, पूरे तरीके से हाथ ना बंध जाए। तो दिस इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कितना है 18%। और यहां पर किसके पास रखा जाएगा? बैंक खुद रखेंगे। किस फॉर्म में रखेंगे? लिक्विड फॉर्म में, है ना। कैश फॉर्म जरूरी नहीं है, लिक्विड फॉर्म में। क्लियर है यहां तक? तो क्या हम इससे मॉनेटरी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं? मनी सप्लाई को कर सकते हैं। यहां पर जो लिमिट है हमारी एसएलआर की, मैक्सिमम लिमिट कैन बी अप टू 40%, इससे ऊपर नहीं हो सकता। एसएलआर कैन नॉट बी मोर देन 40%, सीआरआर 100% भी हो सकता है। एसएलआर कैन नॉट बी मोर देन 40%, ठीक है। तो यहां पर मॉनेटरी सप्लाई कैसे कंट्रोल करेंगे? एसएलआर अगर हम थोड़ा सा भी बढ़ा दें तो यहां पर इंटरेस्ट रेट कमा जरूर रहे हैं, लेकिन उसको लोन पे नहीं दे सकते। लोन पे नहीं दे सकते तो लोन पे देने के लिए रुपए बैंक के पास कम हो जाएंगे, और बैंक के पास लोन पे देने के लिए जब पैसे कम हो जाएंगे, बैंक हैज टू रेज द इंटरेस्ट रेट टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज इट वाज गेटिंग बिफोर। जैसे वो पहले उसको प्रॉफिट मिल रहा था, अगर उतना ही चाहिए तो उसको अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट पे कितने लोग लेने आएंगे? तो कहीं ना कहीं मार्केट में या फिर जनरल पब्लिक के पास मनी सप्लाई कम होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो क्या हम एसएलआर से मनी सप्लाई को कर सकते हैं कंट्रोल? तो ये दो रिजर्व रेशियोज हैं जिनके द्वारा हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये तो है जब हम रिजर्व करने की बात करें फ्रॉम एनडीटीएल। ये कैलकुलेट कैसे होता है? फ्रॉम दी एनडीटीएल। अब हम कुछ और रेशियोज की बात करते हैं जिसे हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट एक चीज और देखना, वो फैसिलिटी टर्म आपको कहीं पे भी दिखाई देना तो कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड ही होता है, ठीक है ना। कहीं पर भी कोई भी आपको टर्म दिखाई दे कि हम कोई फैसिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इन जनरल टर्म्स नहीं कि रूम फैसिलिटी या फिर कुछ वैसे फैसिलिटी, ये सब फैसिलिटीज अलग हो जाएंगी। लाइब्रेरी फैसिलिटी कुछ भी हो गया, ये अलग है। अदरवाइज इन टर्म अगर कोई ऐसा नाम सुनाई दे
कि ये हमने कुछ फैसिलिटी क्रिएट की है, वो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस मैकेनिज्म से जुड़ी हुई दिखाई देगी, क्योंकि एनवायरमेंट रिलेटेड बहुत सारे फंड क्रिएट किए गए हैं, उनके पीछे आपको फैसिलिटी वर्ड दिखाई देगा। तो कई बार टर्म्स को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इस टर्म से आपका मतलब क्या है। तो जब फैसिलिटी दिखाई दे, उसको आंसर में आपको कहीं ना कहीं फाइनेंस मैकेनिज्म ढूंढना है कि कहां पर है। ठीक है, दिस इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। ठीक है, LAF में हम क्या करते हैं कि बैंकों के पास लिक्विडिटी एडजस्ट करने का मौका देते हैं। एडजस्ट करने का इन द सेंस कि बैंकों के पास कुछ पैसा, कुछ क्या, ज्यादातर तो सेविंग के कारण आता है, जिसको वो यूज कर लेते हैं while गिविंग द लोन्स। मान लो आज कोई भी एक बैंक है, बैंक ए, इसके पास लोन पे देने के लिए 100 करोड़ बचा हुआ है, लेकिन अंबानी का फोन आ जाए कि आज ही मुझे 1000 करोड़ चाहिए। ठीक है ना, मान लो इसके पास अंबानी का फोन आ जाए कि आज ही मुझे 1000 करोड़ चाहिए। बैंक के पास तो 100 करोड़ है, अब ये मना नहीं कर सकता क्योंकि बड़ा प्रॉफिट कमाने का मौका है। तो ऐसे मौके में क्या करें? ऐसे मौके में लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, RBI है ना, RBI का एक नाम है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कि जब कुछ नहीं दिखाई देगा तो लैंड करने के लिए, उधार पे देने के लिए RBI तो है ही। वो बैंकों को भी उधार देता है और गवर्नमेंट को भी उधार देता है। ही इज बैंकर्स टू द बैंक ऑल्सो, ही इज बैंक टू द गवर्नमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो यहां पर बैंकों को उधार देने के लिए कौन है? RBI। तो हमें उस लिक्विडिटी को एडजस्ट करना है जो हमारी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है। NDTL में बाद में आएगा तो हम चुका तो देंगे, लेकिन उस टाइम पे अचानक से आया हुआ कस्टमर, उसको वापस नहीं जाने देना। तो वापस नहीं जाने देना तो क्या करेंगे? फोन घुमाएंगे RBI को कि हमें पैसे चाहिए। तो RBI से जब हम इस रिक्वेस्ट को रेज करते हैं, या फिर दूसरा सिनेरियो, एक तो ये हो गया जब हम अचानक से आई हुई रिक्वायरमेंट को रेज करने की कोशिश करेंगे। दूसरा सिनेरियो कि बैंकों के पास यही 100 करोड़ पड़े हुए और आने वाले 10 दिन हो गए, कोई लेने ही नहीं आ रहा लोन। बैंक में पड़े पड़े तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, खर्चा उनका बढ़ता जा रहा है क्योंकि इन्हें कमाना भी है। तो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा कि लोन पे ना जाए, कम से कम कुछ परसेंटेज तो वापस आए। तो ये 100 करोड़ को कहां रखें? तो इसका रास्ता भी होना चाहिए ताकि इसके ऊपर इन्हें कुछ इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाए। तो वहां पर भी एक ही नाम दिखाई देगा, दैट इज RBI, कि हम ये पैसा RBI में जमा कर देते हैं, RBI हमें कुछ इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट देगा। तो हम इस पैसे को डिपॉजिट भी कर सकते हैं और इस पैसे की डिमांड भी कर सकते हैं एज अ लोन। ये दोनों के लिए ही हमारे पास रास्ता कहां पर है? RBI। तो RBI इस लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए, लेस लिक्विडिटी या एक्सेस लिक्विडिटी, इसको एडजस्ट करने के लिए जो फैसिलिटी देता है उसको हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इस लिक्विडिटी को एडजस्टमेंट करने के लिए हम कई सारी रेशियोज पढ़ेंगे अब यहां पर, है ना। इसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हुई दिखाई देंगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेपो रेट। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगा? रेपो रेट। ये जो भी मैं बोलूंगा ये कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट का नाम है। अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट रेट है। तो पहला है, ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। फर्स्ट टर्म इज रेपो रेट, इसी का ही दूसरा नाम है पॉलिसी रेट। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो हमने डेफिनेशन लिखी थी या उसमें एक सेंटेंस लिखा था, एक बार उसको फिर से पढ़ो, एक बार पढ़ लो उसको, क्या लिखा था उसमें। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस रेट को डिफाइन करने की कोशिश करती है? वहां पर एक टर्म होगा पॉलिसी रेट। वो पॉलिसी रेट क्या है? वो पॉलिसी रेट रेपो रेट। दैट पॉलिसी रेट इज रेपो रेट। इस रेपो रेट को ही हम पॉलिसी रेट के नाम से जानते हैं। यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का सिर्फ एक काम है
कि ये रेपो रेट कितना होगा ये डिसाइड करना है। ये रेपो रेट कितना है ये डिसाइड करना है। ये किसका काम है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करती है, सिर्फ एक काम है, इसको डिसाइड करना है, क्योंकि इसको हम पॉलिसी रेट मानते हैं। इसके हिसाब से बाकी रेट्स ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। इसके हिसाब से बाकी रेट्स ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। कैसे चेंज होंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रेपो रेट क्या होता है उसकी बात करते हैं। रेपो इज द स्मॉल फॉर्म ऑफ रीपर्चेज एग्रीमेंट और रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। रेपो जो है एक्रोनिम है फॉर द रीपर्चेज एग्रीमेंट या फिर रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, है ना। उसको स्मॉल फॉर्म में हम रेपो बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। ये क्या होता है इसको समझते हैं। ये जो सिनेरियो मैंने बताया था, मिटा दिया, कि बैंक के पास आज के टाइम कितने हैं? 100 करोड़। और कौन, किसका फोन आया हुआ है? अंबानी का। क्या मांग रहा है? 1000 करोड़। ये पैसे कहां से लाए? तो उस केस में आरबीआई इनको एक मौका देती है कि आप हमारे पास आओ, हम एक इंटरेस्ट रेट पे आपको ये पैसा दे देंगे। हम एक डिसाइडेड इंटरेस्ट रेट पे आपको ये पैसा दे देंगे। तो यहां पर जब ये बैंक लोन मांगने जाते हैं, कौन सा लोन है? शॉर्ट टर्म लोन है। आरबीआई प्राइवेट इंडिविजुअल्स को डील नहीं करता, सिर्फ गवर्नमेंट और बैंक्स। आरबीआई की जो डीलिंग है वो सिर्फ गवर्नमेंट और बैंक से होती है। आरबीआई के सिर्फ एक पार्ट है जहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल भी इन्वॉल्व है, उसको हम पढ़ेंगे, है ना। कौन सा पार्ट है? सिक्योरिटीज का, जहां पर बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करता है, तो गवर्नमेंट तो कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की जगह पे उन बॉन्ड्स को सेल परचेज कौन करता है? आरबीआई करता है। तो आरबीआई के जो कस्टमर्स हैं, या तो खुद गवर्नमेंट है, या फिर जो बैंक्स हैं, या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अलावा कोई नहीं जाता। लेकिन अभी फिलहाल पिछले 1-2 साल से हमने प्राइवेट इंडिविजुअल को अलाउ किया हुआ है कि वो जाकर के, अगर आईपीओ ने रिटेल गिल्ट अकाउंट है फॉर द बॉन्ड, कि बॉन्ड अगर खरीदने हो तो वहां पर सिर्फ बैंकों को ना मिले, प्राइवेट इंडिविजुअल को भी मिल जाए, तो उसके लिए बैंक ने एक ऑलरेडी अकाउंट की बात की हुई है, ठीक है। तो ये वैसे इन जनरल आरबीआई का प्राइवेट इंडिविजुअल से कोई लेना देना नहीं है। आरबीआई सिर्फ बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट से डील करती है। वो प्राइमरी डीलर्स हैं, ये सब प्राइमरी डीलर्स हैं, है ना। ये सब क्या है? प्राइमरी डीलर्स हैं। प्राइमरी डीलर्स को हम काउंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स, है ना। वहां पर प्राइमरी डीलर्स आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ पर दीज आर कस्टमर्स ऑफ द आरबीआई, दीज आर कस्टमर्स ऑफ द आरबीआई। यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन लेना है, लॉन्ग टर्म नहीं होता है। रेपो इज नॉट ए लॉन्ग टर्म फैसिलिटी, ठीक है ना। रेपो शॉर्ट टर्म है, 7 डेज, 14 डेज, मैक्स 28 डेज, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्स 28 है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो रेपो लोन लेने जाएंगे किससे? आरबीआई से। जिस रेट पे ये लोन देगा, आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक्स को लोन देता है उनकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, दैट इज नोन एज रेपो रेट, दैट इज नोन एज रेपो रेट। लेकिन यहां पर एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? कि अगर आप हमसे लोन लेने आओगे तो आपको कुछ कोलेट्रल हमारे पास रखना पड़ेगा, कुछ सिक्योरिटी हमारे पास रखनी पड़ेगी। तो बैंक्स हैज टू कीप सम कोलेट्रल विद आरबीआई टू गेट दिस मनी फ्रॉम द आरबीआई, ठीक है। ताकि ये जो ऑब्लिगेशन वर्ड हमने पढ़ा वो ऑब्लिगेशन बना रहे, जो एग्रीमेंट हमने पढ़ा वो एग्रीमेंट बना रहे। और यहां पर ये एग्रीमेंट होता है कि आप इतने दिन के बाद हमसे वापस लेने आओगे और हमको हमारा पैसा वापस करके जाओगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है रेपो रेट के द्वारा। लेकिन रेपो रेट के साथ एक कमी है। इसके साथ कमी क्या है?
रेपो रेट कैन बी ओनली ऑपरेटेड जब आरबीआई की मर्जी हो। रेपो रेट पे बैंक तभी लोन लेने जा सकती है जब आरबीआई की मर्जी होगी। ऐसा नहीं कि कभी भी पहुंच गए और आरबीआई के पास कि हमें लोन दे दो, रेपो रेट आपने बोला हुआ है कि इतने इंटरेस्ट पे आप दे सकते हो। आरबीआई कैन डिनाई, आरबीआई कैन डिनाई, क्योंकि रेपो ऑपरेशंस सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। आरबीआई को लगता है मॉनेटरी सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है, तो वो रेपो ऑपरेशन में इस विंडो को ओपन करेगा कि बैंक्स कैन कम एंड टेक लोन फ्रॉम मी। तो लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए आरबीआई इस ऑपरेशन को अपने पास रखता है। ठीक है, तो ये हर टाइम अवेलेबल नहीं होता है। अब जब हर टाइम अवेलेबल नहीं है और बैंकों को जरूरत पड़ जाए किसी भी टाइम, तो क्या करें? तो उसके लिए आरबीआई ने एक और विंडो ओपन कर रखी है। उसके लिए आरबीआई की एक और फैसिलिटी है जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये सेम है, बस डिफरेंस ये है, ये आरबीआई की मर्जी से ऑपरेट होता है, ये बैंक कभी भी जा सकते हैं। मन किया बैंक का तब पहुंच जाएंगे कि हमें लोन दे दो, और बैंक उस टाइम पे आरबीआई उसको डिनाई नहीं करेगा। तो फिर ये रेपो रेट का गेम खेलने की जरूरत क्या है? तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रहने दो हमेशा। मैंने पहले बताया कि रेपो रेट का फंक्शन इज टू मैनेज द लिक्विडिटी इन द मार्केट, टू मैनेज द लिक्विडिटी इन द मार्केट। एमएसएफ बैंक्स की डिमांड है, दिस इज डिमांड ऑफ द बैंक्स। अब लिक्विडिटी मैनेज करना है तो दिस रेट इज डिसाइडेड बाय द आरबीआई। कितना आज के टाइम पे? 6.5%। एमएसएफ इससे हाई इंटरेस्ट रेट पे होता है, प्लस 0.25, है ना। तो हमारा जो एमएसएफ है दैट इज एट 6.75%। यहां पर हमने पढ़ा कि यहां पर कोलेट्रल जमा करना है। इस कोलेट्रल में इंपॉर्टेंट कंडीशन इज वो सिक्योरिटीज जो बैंकों ने एसएलआर के नाम पे अपने पास कुछ लिक्विडिटी में सेव करके रखा हुआ है। हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, एसएलआर के नाम पे कुछ गोल्ड को, कुछ सिक्योरिटीज को अपने पास सेव करके रखा हुआ ताकि वो कुछ इंटरेस्ट कमा सके। तो बैंक चुपचाप से उस एसएलआर में से सिक्योरिटीज को निकाल करके लेके नहीं जाएगा आरबीआई के पास कि हमें इसके बदले लोन दे दो। ये दिस इज नॉट अलाउड अंडर द रेपो रेट। रेपो रेट में एसएलआर कोटा वाली सिक्योरिटीज कैन नॉट बी यूज्ड। तो ये इसके साथ एक इंपॉर्टेंट इसमें लिख लेना, एसएलआर कोटा सिक्योरिटीज कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ रेपो रेट। एसएलआर कोटा सिक्योरिटीज कैन नॉट बी यूज्ड इन रेपो रेट। एमएसएफ में क्योंकि ये अर्जेंट डिमांड है और ये बैंक की डिमांड है, यहां लिक्विडिटी एडजस्टमेंट की बात नहीं हो रही है, बैंक की डिमांड है, तो यहां पर अप टू सर्टेन लिमिट एसएलआर कोटा की सिक्योरिटीज को यूज किया जा सकता है वाइल डिपॉजिटिंग या वाइल सबमिटिंग दी कोलेट्रल। कोलेट्रल यहां भी देना है, लेकिन यहां पर कोलेट्रल देते टाइम एसएलआर कोटा से कुछ हिस्सा निकाल करके वो आरबीआई के पास जमा कर सकता है। इसलिए कर सकता है, ये दोनों ही शॉर्ट टर्म है, कोई लॉन्ग टर्म नहीं है ना। कुछ टाइम के लिए इतना मैनेज हो जाएगा बैंक में, लेकिन रेपो में दिस इज नॉट अलाउड, क्योंकि लिक्विडिटी मैनेज करनी है। जब एसएलआर से ही निकाल रहे हैं जो अपने आप में लिक्विडिटी मैनेज करने का एक टूल है, तो हम एक को डिसरप्ट करके दूसरे को मैनेज कर रहे हैं, दिस इज नॉट अलाउड। क्योंकि एसएलआर से भी हम क्या कर रहे हैं? लिक्विडिटी मैनेज कर रहे हैं, इससे भी हम लिक्विडिटी मैनेज कर रहे हैं। तो एक टूल से छेड़खानी करके दूसरे को हम अलाउ करें तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम इसको अलाउ कर रहे हैं तो एसएलआर वाले कोटा को टच नहीं करना है। यहां पर दिस इज नॉट अ टूल टू मैनेज द लिक्विडिटी, ये बैंकों की अपनी डिमांड है, और बैंकों की डिमांड है तो बैंक कैन रेज मनी फ्रॉम द आरबीआई while using
the SLR quota securities up to a certain limit 0.25% of the total SLR quota, है ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना पता होना चाहिए SLR कोटा की सिक्योरिटीज हम कहां यूज कर सकते हैं और कहां नहीं यूज कर सकते हैं। समझ में आया? पक्का? अभी कुछ डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि हम आगे फिर दूसरी साइड में बात करेंगे। ये तो वन साइड है, जब अब बैंकों की बात कर रहे हैं लोन लेने की। क्लियर है? कहां कौन सा एक्ट यूज हो रहा है, कहां कौन सी सिक्योरिटीज हो रही है, वो क्लियर होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। ये किस तरीके से मॉनेटरी सप्लाई को डिसरप्ट करेगा, किस तरीके से नहीं करेगा, वो भी पता होना चाहिए, उसकी हम बात कर लेते हैं। रेपो रेट इज 6.5%, यानी आरबीआई ने डिसाइड कर दिया। इसके हिसाब से जो दूसरा रेट है वो डिसाइड हो गया अपने आप। कितना हुआ? 6.75%। बैंकों की अर्जेंट डिमांड है, वो किस रेट पे लेके जाएंगे? 6.75 पे। इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे जो उसकी रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद जो इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट रेट पे अगले को देंगे जिसने भी डिमांड किया हुआ है। अगर मैं इस इंटरेस्ट रेट में वेरी करूं तो क्या अगले को देने वाले इंटरेस्ट रेट पे मेरा वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा? अपने आप आएगा। और ये इंटरेस्ट रेट बना हुआ है इससे, तो इसमें वेरिएशन होने से हम आगे देने वाले इंटरेस्ट रेट को किस तरीके से वेरी कर सकते हैं, उसका एग्जांपल है। यानी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट को महंगा करना या सस्ता करना है, उसके लिए रेपो रेट इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अभी फिलहाल जितने भी रिटेल लोन्स हैं इंडिया में, जितने भी रिटेल लोन्स हैं, रिटेल कॉर्पोरेट लोन की बात नहीं कर रहा हूं, रिटेल लोन्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो आरबीआई ने टाई किया हुआ है विद दी रेपो रेट। रेपो रेट कम करेंगे तो रिटेल लोन इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा करना पड़ेगा। सिर्फ रेपो नहीं, उसके अलावा और भी कई सारी चीजें, लेकिन वन ऑफ द फैक्टर्स इज रेपो रेट। यानी रेपो रेट जैसे ही बढ़ेगा तो चाहे होम लोन हो, चाहे कार लोन हो, चाहे बाइक लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, सबका इंटरेस्ट रेट उतना ही बढ़ जाएगा। रेपो रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट डाउन हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम आएगा, मेरा कार लेने का मन है तो मैं आज ही डिसाइड कर लूंगा कि हाँ मुझे कम रेट पे मिल रहा है, मैं चलो कार लेने चलते हैं, डिमांड बढ़ जाएगी। कौन सा? हाँ, और MCLR तो खत्म हो गया, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, ठीक है ना। एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट है, उसमें जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज रेपो रेट, उसके अलावा टी बिल। क्लियर है? समझ में आया कैसे इंटरेस्ट रेट को वेरी करता है? तो आरबीआई रेपो रेट को चेंज करके क्या इंटरेस्ट रेट को चेंज कर सकता है? कर सकता है। मनी सप्लाई को चेंज कर सकता है? कर सकता है। तो आरबीआई के पास बहुत सारे टूल है, लेकिन उसमें से रेपो रेट इज द पॉलिसी रेट। इसको चेंज करके सारे रेट्स इससे टाइड है, ऑटोमेटिकली वो अपने आप चेंज हो जाते हैं, एक्सेप्ट CRR SLR, एक्सेप्ट दी CRR SLR, क्योंकि वो LAF के अंडर नहीं है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंडर नहीं आते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो अब दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं। बैंक, इनके पास कितने पैसे हैं? 100 करोड़, कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, कोई लोन लेने वाला नहीं आ रहा, बैंक खर्चा कैसे निकाले? तो चाहेंगे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट इस पे मिल जाए, तो रास्ता क्या बचा? डिपॉजिट टू आरबीआई, और आरबीआई इस पैसे पे कुछ इंटरेस्ट रेट देता है। ये जो बैंकों के द्वारा डिपॉजिट किया गया पैसा है, इसके ऊपर आरबीआई कुछ इंटरेस्ट रेट बैंक को देता है। जो इंटरेस्ट रेट बैंकों को दिया जाता है इस डिपॉजिट वाले पैसे पे, इसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। यानी बैंक चाहे तो अपने पास जो एक्सेस मनी है उसके ऊपर कुछ परसेंटेज तक इंटरेस्ट कमाने के लिए वो डिपॉजिट कर सकते हैं विद द आरबीआई। लेकिन रिवर्स रेपो इज ऑल्सो
a liquidity adjustment tool. ये भी क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट करने के लिए टूल है, ठीक है। तो इससे भी हमारा प्राइम पर्पस क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट करनी है। बैंकों के पास से ज्यादा पैसा खींचना है, तो रिवर्स रेपो रेट को जैसे ही आरबीआई इंक्रीज करेगा तो बैंकों को लगेगा कि यहाँ से तो अच्छा इंटरेस्ट रेट आ रहा है, तो अपने एक्सेस मनी को ज्यादा से ज्यादा आरबीआई के पास पार्क करने की कोशिश करेंगे। लोगों के पास लोन देने के लिए अब बैंकों के पास कम पैसा बचेगा, इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा, लोग लेने नहीं जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट को यूज करके हम इस चीज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो इंडिविजुअल से डिपॉजिट में आ रहा है, इंडिविजुअल को देना है 3%, अगर यहां पर रिवर्स रेपो रेट 5% कर दे तो आरबीआई को बिना कुछ के 2% का फायदा होगा ना। तो कहीं ना कहीं हमारा जो डिपॉजिट रेट है वो इससे टाइड है ना। हमारा आज के टाइम पे एसबीआई कितना देती है डिपॉजिट रेट? 2.5% के आसपास, है ना। डिपॉजिट रेट कितना है? अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3%। रिवर्स रेपो रेट इज 3.35। कितना है? 3.35। अभी आज के टाइम पे रिवर्स रेपो रेट इज 3.35%, ठीक है। इसके साथ जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। तो यहां पर भी वो ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, यहां पर भी वो ऑब्लिगेशन लागू होगी, वो होनी चाहिए। कैसे? यहां पर भी अगर आरबीआई के पास ये डिपॉजिट करने आ रहे हैं, आरबीआई हैज टू डिपॉजिट सम काइंड ऑफ कोलेटरल विद द बैंक्स। आरबीआई को भी कोलेटरल देना पड़ता है टू द बैंक्स, ठीक है। उसके बिना हम रेपो नहीं बोलेंगे जब तक ये कोलेटरल ना आए। जहां पे भी वर्ड रेपो है, कोलेटरल मैंडेटरी है, सिक्योरिटी मैंडेटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई हैज टू डिपॉजिट सम काइंड ऑफ कोलेटरल और द सिक्योरिटी टू द बैंक, अगर वो डिपॉजिट कर रहे हैं उस पैसे के बदले में, क्योंकि दिस इज ए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आरबीआई अपनी मर्जी से ऑपरेट कर रहा है। आरबीआई जब बोलेगा सिर्फ तभी जमा कर सकते हैं, हर टाइम ओपन नहीं होती है। अगेन सेम, दिस विंडो इज क्लोज्ड एज पर द नीड ऑफ द आरबीआई। आरबीआई जब चाहे ओपन करेगा, जब चाहे क्लोज करेगा, ठीक है। तो अगर बैंकों के पास एक्सेस है तो उनके पास रास्ता क्या है? कभी भी उन्हें जमा करना हो, क्योंकि ये तो आरबीआई की मर्जी से खुलेगी विंडो। तो ऐसी कोई विंडो होनी चाहिए जब बैंक चाहे तो वो अपनी मर्जी से भी जमा करा सके। तो उसके लिए देयर इज अ विंडो जो अभी हमने लेटेस्ट ओपन की है 2022 या 23 में, ठीक है ना। 22 में शायद उसको ओपन किया है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये आरबीआई की मर्जी से नहीं चलता, ये बैंक की मर्जी से चलेगा। बैंक के पास जब भी एक्सेस होगा, बैंक जाएंगे आरबीआई के पास जमा करके आ जाओगे कि अब हमें इंटरेस्ट दो। लेकिन अब ये बैंक की मर्जी से चल रहा है। अब आरबीआई को यहां पर किसी भी तरह का कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। आरबीआई डज नॉट नीड टू गिव एनी काइंड ऑफ कोलेटरल, क्योंकि ये बैंक की डिमांड है। बैंक चाह रहे हैं कि आप हमें इंटरेस्ट दो, तो बैंक अपनी मर्जी से कोलेटरल क्यों दे? वो बैंक की मर्जी थी, इसलिए कोलेटरल था। यहां पर कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कोलेटरल। इंटरेस्ट रेट यहां पर जो हमने रेपो रेट पढ़ा है उसी से 0.25 कम होगा, यहां पर हो जाएगा 6.25। दिस इज 6.25। क्लियर है? रिवर्स रेपो वो
आजकल बहुत कम यूज होता है, ठीक है ना। तो कभी जमाना था जब ये था नहीं, ये तो अभी नया यूज हुआ है ना, 1-2 साल हुए हैं इसका आए हुए। तो जब धीरे धीरे इसको भी नॉर्मलाइज कर देंगे, ये भी कहीं ना कहीं इक्विटेबल टर्म्स पे आ जाएगा, अभी नया है। जियो ने जब नया नया वो सिम लॉन्च किया था तो फ्री दिया था शुरू में, ठीक है। तो ताकि लोगों को पता लगे कि इस टाइप की कोई फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उसको पॉपुलराइज करने के लिए, ठीक है। ये तो अंदाजा है मेरा, ऐसा नहीं कि ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा है ताकि जो बैंक्स हैं वो इसी फैसिलिटी को यूज करें, यहाँ बार बार आना ना पड़े, क्योंकि बैंक को भी कोलेटरल जमा करने में दिक्कत आएगी, है ना। आरबीआई क्यों कोलेटरल जमा करे, तो कोलेटरल फ्री लोन, कोलेटरल फ्री पैसा आरबीआई को मिलता रहेगा। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ भी आरबीआई देगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा देता है, दिस इज 6.25%। कितना देगा? 6.25%, ठीक है। एमएसएफ भी नया ही है, कंपैरेटिवली 2014 के आसपास आया था, उससे पहले एमएसएफ भी नहीं था, 2010 या 14 में था, 11 में ना, हाँ 11 में। इससे पहले एमएसएफ की जगह पे जो होता था दैट वाज नोन एज बैंक रेट। इससे पहले एमएसएफ की जगह पे जो होता था उसको हम क्या बोलते थे? बैंक रेट। बैंक रेट आज भी एग्जिस्ट करता है। बैंक रेट की जगह हम एमएसएफ ले आए, इसका यह मतलब नहीं है कि बैंक रेट खत्म हो चुका है, पर्पस सेम है। जो इसका एमएसएफ का है उस टाइम पे होता था, लेकिन अब एमएसएफ आ गया है तो हमने इसका पर्पस चेंज कर दिया है, इंटरेस्ट रेट सेम है। पर्पस क्या है? इट इज नाउ नोन एज द पेनल्टी रेट। जब भी कोई बैंक आरबीआई के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को ना माने, एसएलआर को पूरा ना करे, सीआरआर को पूरा ना करे, तो जितने पैसे की कमी है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगता है दैट इज पेनल्टी रेट, और जो कहीं ना कहीं बैंक रेट प्लस 3% के आसपास आज रखा हुआ है, ये पेनल्टी रेट बन जाता है। तो पेनल्टी रेट इज डिसाइडेड एज पर द बैंक रेट। बैंक रेट कम ज्यादा होगा और ये फिक्स किया हुआ 3% के आसपास, तो ऑटोमेटिकली पेनल्टी रेट कम ज्यादा हो जाएगा। तो बैंक रेट को आज के टाइम पे पेनल्टी रेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अदरवाइज एमएसएफ की जगह पे बैंक रेट होता था। अगर किसी भी बैंक को लोन चाहिए अदर देन द रेपो विंडो तो बैंक रेट पे ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट दोनों का सेम है, 6.75%। इंटरेस्ट कितना है? 6.75%, ठीक है। तो ये हमारे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के कुछ टूल्स थे। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के टूल्स थे, मेजरली 4 हैं। बैंक रेट भी अगर हम इसमें इंक्लूड कर लें तो 5 हो जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? ये है शॉर्ट टर्म के लिए। ये सब क्या है? शॉर्ट टर्म। इसके अंदर आपको एक और कॉन्सेप्ट इसके अंदर पता होना चाहिए। सर बैंक रेट भी शॉर्ट टर्म है। हाँ, मतलब शुरुआत में था लॉन्ग टर्म, मतलब वही है कि मतलब 28 डेज के लिए। अदरवाइज रेपो रेट को 1 या 2 दिन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना दोस्त, ठीक है। रेपो रेट को ज्यादा दिन के लिए यूज नहीं करते हैं, कहने को है 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन, लेकिन वो 1 या 2 दिन के लिए ही यूज होता है हमेशा। वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ओवरनाइट जो लैंडिंग है सिर्फ वही पॉसिबल होती है रेपो रेट से, ठीक है। इसके अलावा एक और इसमें आएगा आपका फ्लोर विड्थ। फ्लोर विड्थ है ना, कॉरिडोर है ना, कॉरिडोर है बेसिकली, जिसको हम रेपो कॉरिडोर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लैफ कॉरिडोर, है ना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर, इसमें बेसिकली हम 2 रेट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं। रेट्स में एक तो है रेट की सीलिंग। सीलिंग का मतलब होता है छत, है ना। एक रेट जो सीलिंग पे है और एक है फ्लोर रेट। ठीक है, एक सीलिंग हो जाएगा और एक फ्लोर हो जाएगा। इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है उसको हम कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। दिस इज लेफ्ट कॉरिडोर। और लेफ्ट के जो टूल्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट क्या है? एमएसएफ। एमएसएफ। तो फ्लोर पे क्या आ जाएगा? लोवेस्ट क्या है? रेपो, रिवर्स रेपो है ना। पहले रिवर्स रेपो होता था,
लेकिन अब रिवर्स रेपो को चेंज करके हमने अमेंड कर दिया ऑलरेडी एक्ट को, और उसकी जगह पे हम एसडीएफ को यूज करते हैं। उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं? एसडीएफ। तो अभी फ्लोर रेट इज एसडीएफ। इन दोनों के बीच में पॉलिसी रेट चलता है 6.75, 6.25। तो कॉरिडोर क्या हो गया? डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। कॉरिडोर क्या हो जाएगा? 0.50%। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? अभी तक कोई डाउट नहीं? आगे और भी क्वांटिटेटिव रूल्स हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस What are open market operations? कहीं ना कहीं ये भी लिक्विडिटी को मैनेज करना है, हमें मनी सप्लाई को मैनेज करना है। मनी सप्लाई को सिर्फ इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करके मैनेज नहीं किया जा सकता, उसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं, और उनमें से एक जो रास्ता है, दिस इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में इसके लिए जो चीज आपको समझनी है, सिक्योरिटी क्या होता है, या सिक्योरिटीज की हम बात करें तो इट इज अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट ऑन पेपर, है ना। ऑन पेपर एग्रीमेंट है जिसके ऊपर हम कुछ चीजें लिख के देते हैं कि हम इतना पैसा इसको दे रहे हैं या ले रहे हैं, इतने इंटरेस्ट पे, इतने टाइम पीरियड के लिए। तो जहां पर ये कुछ चीजें एक पेपर पे लिख करके साइन कर लें तो दैट बिकम्स द सिक्योरिटी, दैट बिकम्स द सिक्योरिटी। जैसे बैंक में आप पैसे जाकर के जमा करो, बैंक वाले पासबुक पे लिख के दे देंगे आपके हमारे पास जमा है, तो काइंड ऑफ सिक्योरिटी है, काइंड ऑफ सिक्योरिटी है, लेकिन हम उसको ट्रेड नहीं कर सकते दूसरे के साथ, तो इसीलिए सिक्योरिटी की पूरी डेफिनेशन मैच नहीं करता। अभी हम सिक्योरिटी की डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ ये समझो जहां पर भी इस तरह का ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाए वो क्या हो जाएगा? काइंड ऑफ सिक्योरिटी हो जाएगा। इसके अंदर एक टर्म इंटरेस्ट रेट जरूर आएगा कि कुछ इंटरेस्ट रेट मिलेगा और कुछ टाइम लिमिट इसमें सेट होगी कि इतने टाइम के बाद वो पैसा वापस मिल जाए, तो दिस बिकम्स द सिक्योरिटी। अगर एक व्यक्ति ए, इसके पास कुछ सिक्योरिटीज है, एक व्यक्ति बी जिसके पास कुछ कैश है, इसका मन कर रहा है कि मुझे इस पे कुछ प्रॉफिट कमाना है, इसका मन कर रहा है कि इसको इस पे कुछ प्रॉफिट कमाना है, तो क्या ये इसको परचेज कर सकता है? परचेज करेगा, परचेज करेगा तो क्या होगा? कैश विल ट्रांसफर टू दी ए, सिक्योरिटीज विल बी ट्रांसफर टू दी बी, यही होगा। अब इसको थोड़ा सा बैंक से मैच करते हैं। दिस इज बैंक, कोई भी लगा लो, एसबीआई, आईसीआई, कोई भी लगा लो, आईसीआईसीआई या फिर एचडीएफसी, कोई भी लगा लो। हियर इट इज आरबीआई। ये बैंक अपने इंटरेस्ट रेट कम और ज्यादा कब करेगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे इसके पास मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, ये पढ़ा था हमने। बैंक के पास पैसे ज्यादा आए, इसने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए। अगर बैंक के पास पैसे कम हो जाएं तो इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएंगे, ठीक है। इसके पास ये मनी सप्लाई कंट्रोल करना है, कुछ टूल्स हम पढ़ चुके हैं, कुछ टूल्स हम पढ़ चुके हैं, जैसे रेपो रेट पढ़ लिया, रिवर्स रेपो, स्टैंडिंग फैसिलिटी, या फिर हम देखें सीआरआर, एसएलआर, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो टूल है कि आरबीआई बैंक से सिक्योरिटीज एक्सेप्ट करता है और उसको लोन देता है गवर्नमेंट को। अब ये सिक्योरिटीज आरबीआई के पास है, सिक्योरिटीज किसके पास है? आरबीआई के पास है। कुछ सिक्योरिटीज इसके पास है, यहां पर भी इसके पास भी सिक्योरिटीज है क्योंकि बीच बीच में खरीदते रहते हैं, तो कुछ सिक्योरिटीज इसके पास भी है। अगर आरबीआई चाहता है
यहां पर मनी सप्लाई बढ़ जाए यानी इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, तो आरबीआई क्या कर सकता है? आरबीआई बड़ा सीधा सा बोलेगा कि देखो एक काम करो, मेरे पास बहुत सारा कैश है, तुम ये कैश ले लो और ये सिक्योरिटीज मुझे दे दो। क्या बैंक के पास मनी सप्लाई बढ़ गया? बढ़ गया। यानी अगर आरबीआई सिक्योरिटीज परचेज करता है तो उस केस में बैंक के पास या मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। हो गया इंक्रीज। इसका अपोजिट केस भी इतना ही ट्रू है कि अगर आरबीआई को एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट से खींचनी है, एक्सेस कैश मार्केट से निकालना है, तो आरबीआई क्या बोलेगा कि मैं तुम्हें अच्छा इंटरेस्ट रेट देता हूं, तुम एक काम करो, ये सिक्योरिटीज मेरे से ले लो और ये कैश कहां गया? कैश यहां से मेरे को दे दो। बैंक के पास कैश कम हो गया, अब बैंक आगे जो इंटरेस्ट रेट देगा वो महंगा देगा। तो क्या मैं सिक्योरिटीज के एक्सचेंज करके मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता हूं? ये जो आरबीआई अपनी मार्केट में सिक्योरिटीज को एक्सचेंज करता है, इस ऑपरेशन को हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। इस ऑपरेशन को हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? वेयर आरबीआई सेल्स और परचेजेस सिक्योरिटीज टू द बैंक और द बैंक्स, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कुछ भी हो सकते हैं जो भी आरबीआई के कस्टमर्स हैं। ठीक है। दिस परचेज एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन द मार्केट इज नोन एज द ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है। यूपीएससी ने डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा था एक बार कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है ना, बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो अगर सिक्योरिटीज पता है, सिक्योरिटी सेल परचेज इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन, बड़ा सिंपल सा आंसर भी था उसका। ठीक है। तो दिस इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहां पर सिक्योरिटीज को सेल परचेज करके हम लिक्विडिटी को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लेशन को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्ट रेट के जरिए इन्फ्लेशन मैनेज होता है। लोगों के पास ज्यादा पैसे आएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अगर लोगों के पास कम पैसे जाएंगे तो इन्फ्लेशन कम होगा। आरबीआई इस लोगों के पास जो पैसे हैं उसको कंट्रोल कैसे करे कि बैंक है जरिया लोगों के पास पैसे पहुंचाने का, तो बैंकों के पास मनी सप्लाई कम या ज्यादा कर दो, ऑटोमेटिकली लोगों के पास भी कम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो ये तरीका होता है। इसके अलावा जब हम क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमने अभी तक जो सारे पढ़े वो सब शॉर्ट टर्म टूल्स है। वो क्या है? शॉर्ट टर्म टूल्स। अगर किसी बैंक को लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट हो तो वो क्या करे? तो उसके लिए बैंक स्पेशल ऑपरेशंस करता है जिसको हम LTRO के नाम से जानते हैं, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। ये है कुछ नहीं, है रेपो ऑपरेशन ही। रेपो रेट पे एक्सचेंजेस हो रहे हैं, लेकिन इसका टाइम लिमिट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल तक चले जाता है, तो इट बिकम्स LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। यहीं पर अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में मनी सप्लाई बढ़ानी हो, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग मान लो डाउन जा रही है, कार मैन्युफैक्चरर्स को फाइनेंस की जरूरत है और हमें जरूरत है कि हम ये पैसा सिर्फ कार मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंचाएं, तो उस केस में हम बैंक को इस टारगेट के साथ कि ये जो पैसा जाएगा, इस पैसे को आप सिर्फ और सिर्फ इन पर्टिकुलर सेक्टर्स को लोन में दोगे। तो टारगेट के साथ जब हम इस रेपो ऑपरेशन को अटैच कर देते हैं, दैट बिकम्स TLTRO, दैट मींस टारगेटेड लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस, TLTRO, जहां पर हमने टारगेट सेट कर दिया है। आरबीआई बता के देता है कि इस मनी को आप सिर्फ कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में ही यूज करोगे मनी सप्लाई को आगे फॉरवर्ड करने के लिए। तो दिस बिकम्स TLTRO या फिर टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ठीक है। और क्वांटिटेटिव टूल्स में इसके अलावा 2 एक आधे बीच में आए थे, जैसे इंक्रीमेंटल CRR आया था, या फिर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है ना। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये हम कर लेते हैं। मार्केट MSS बोलते हैं, मार्केट स्टेबलाइजेशन भी बोलते हैं इसको, या फिर स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं।
क्या है ये संजू, बताओ। पक्का? मार्केट में जो सर फ्लक्चुएशंस आते हैं उसको स्टेबलाइज करना। पक्का? हेमलता, स्नेहा, फॉरेन लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए क्या कर रहे हैं? जो फॉरेक्स के लिए जो गवर्नमेंट डॉलर्स को सेल एंड परचेज। एग्जैक्टली ये फॉरेन से मनी, हमारा जो इंडियन रुपी है और फॉरेन डॉलर्स या फॉरेन करेंसी, इन दोनों में जब बहुत ज्यादा मिसमैच हो जाए तो उस केस में मार्केट में मनी सप्लाई पहुंचाना या मनी सप्लाई को कम करना। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में मान लो आज के टाइम पे 100 रुपीज है और उसके अगेंस्ट में $50 हैं। एक सिचुएशन मान लेते हैं, इसमें किसी भी तरह का डिसरप्शन आ जाए, डिसरप्शन यानी कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करने लग जाएं और हमारे पास डॉलर्स अचानक से 80 रुपए हो जाएं, तो रुपी उसके इक्विवेलेंट रहे तो उसके लिए हमें इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पर जब आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ाएगी, कैसे बढ़ाएगी? तरीका क्या है? सिक्योरिटीज को सेल करके। कैसे बढ़ाएगी? सिक्योरिटीज को सेल करेगी, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। अब ये मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ करके मान लो अप्रोक्सीमेटली 140 के आसपास हो गया, लगभग इक्विवेलेंट हो जाएगा। इस तरीके से जब हम मार्केट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करें, फॉरेन फ्लक्चुएशन को या फॉरेन करेंसी के द्वारा आई हुई फ्लक्चुएशन को स्टेबलाइज या स्टेरलाइज करने की कोशिश करें, उसको हम मार्केट स्टेबलाइजेशन या स्टेरलाइजेशन स्कीम के नाम से जानते हैं। स्टेबलाइजेशन, उसके साथ फॉरेक्स आपको जरूर जोड़ना है। हाँ, उसके साथ आपको ये जोड़ना पड़ेगा कि मनी सप्लाई नहीं है, स्टेबलाइजेशन तो मनी सप्लाई को भी कंट्रोल कर रहे हैं, उसके लिए हम रेपो वो ओपन मार्केट ऑपरेशन करते हैं। लेकिन यहां पर हम इसको किसी पर्पज से कर रहे हैं। दैट पर्पज इज टू ऑफसेट द फ्लक्चुएशंस दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द फॉरेन करेंसीज। वो फ्लक्चुएशन जो फॉरेन करेंसी के द्वारा आई हैं उसको ऑफसेट करने के लिए जब हम ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन कर रहे हैं, उसको हम मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कहेंगे। तो ये तरीका ओपन मार्केट ऑपरेशन ही है, लेकिन यहां पर्पस दूसरा है। पर्पस क्या है? फॉरेन करेंसी के हिसाब से मनी सप्लाई को इक्विवेलेंट रखना। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, यहां 50 था, ये घट करके अचानक से यहां पर 20 रह जाए तो क्या होगा? अचानक से रुपी डेप्रिशिएट हो जाएगा, रुपए की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि पहले 50 के अगेंस्ट 100 रुपए थे, 50 के अगेंस्ट 100 रुपए थे, $1 में 2 रुपए आ जाते, अब $1 में 5 रुपए, रुपया इतना सस्ता हो गया, तो रुपए में इतना वेरिएशन ना आए, इसके लिए आरबीआई रुपए की सप्लाई को कम करने की कोशिश करेगी। कम कैसे करेगी? सिक्योरिटीज को सेल करके और पैसा मार्केट से खींच करके। तो यहां पर फिर से इसको कम करेगी और यहां पर 40 लाने की कोशिश करेगी। तो आरबीआई जब इस तरीके से फॉरेन करेंसी के द्वारा आए हुए फ्लक्चुएशंस को मैनेज करने के लिए लिक्विडिटी में कोई भी डिसरप्शन करती है, दैट इज मार्केट स्टेबलाइजेशन और स्टेबलाइजेशन स्कीम। लेकिन नॉर्मल जो लिक्विडिटी को मैनेज करने की या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये है ओपन मार्केट ऑपरेशन ही, लेकिन एक स्पेशल टाइप का ओपन मार्केट ऑपरेशन है जहां पर पर्पस कुछ और है। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज एमएसएस एंड व्हाट इज ओएमओ। है दोनों सेम, लेकिन पर्पस डिफरेंट है। ओएमओ का पर्पस है लिक्विडिटी, है ना, लिक्विडिटी मनी सप्लाई कंट्रोल करना, और एमएसएस का पर्पस है फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस है। यहां पर हम सिर्फ लिक्विडिटी मैनेज नहीं कर रहे। क्लियर है? तो ये सब हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स हैं कि हम मनी की क्वांटिटी को मार्केट में कम और ज्यादा करना चाह रहे हैं, और ये कौन कर रहा है? आरबीआई। अब एक टेबल इसके साथ आपको, जैसे इफ इन्फ्लेशन इज हाई, या फिर इफ इन्फ्लेशन इज गोइंग डाउन, उस केस में आरबीआई क्या एक्शन लेगी?
रेपो रेट। सबसे पहले सीआरआर से शुरू करते हैं। सीआरआर में क्या करेगी अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो? सीआरआर को, सीआरआर पे बताओ क्या इंपैक्ट पड़ेगा? मनी सप्लाई हमें कंट्रोल करनी है, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगा? जब मनी सप्लाई ज्यादा है, तो मनी सप्लाई को कम करना है तो वी हैव टू रेज दी सीआरआर। तो यहां पर आरबीआई के पास ऑप्शन है टू इंक्रीज द सीआरआर। अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा हो, क्योंकि वहां पर मनी सप्लाई कम है, तो हमें मनी सप्लाई को इंक्रीज करने की जरूरत है, तो वी हैव टू डिक्रीज दी सीआरआर। ठीक है, सेम गोज विद एसएलआर। एसएलआर में भी सेम होगा या कुछ अलग होगा? सेम होगा। ठीक है, रेपो रेट, रेपो में क्या होगा? सेम होगा, सेम होगा। अगर इंक्रीज करेंगे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, तो लोग डिमांड कम करेंगे पैसा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगा। तो इन द सिचुएशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन हमें रेपो रेट इंक्रीज करना पड़ेगा, और इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है तो रेपो रेट डिक्रीज करना पड़ेगा। रिवर्स सेम, चेंज ही नहीं है कुछ। ठीक है, और उसके अलावा क्या बचा? रेपो के साथ आप इसमें क्या जोड़ सकते हो? एमएसएफ, एमएसएफ ना, और इसके साथ एसडीएफ भी। दोनों लगभग सेम ही, ऑपरेशन तो सेम ही है। इसके बाद ओएमओ में क्या करना पड़ेगा? सेल या परचेज? इन्फ्लेशन राइज है तो सिक्योरिटी सेल करेंगे या परचेज करेंगे? सेल करेंगे। और सेल करेंगे तो क्या होगा? पैसे कम हो जाएंगे, इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगा। और इसका अपोजिट क्या होगा? यहां पर परचेज करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं, ठीक है। तो ये टेबल आपके पास तैयार होनी चाहिए। ठीक है, जब हम कुछ भी चीज इंक्रीज कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट रेट को या मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी, हम अगर हम मनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मनी सप्लाई हम इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए या इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बढ़ाएंगे। मनी सप्लाई बढ़ाने के पीछे रीजन क्या हो सकता है? कि हमें हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो उसको हम हॉकिश पॉलिसी कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? हॉकिश। और जब हम मनी सप्लाई को कम करेंगे तो डोविश। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें जो क्वांटिटेटिव टूल से रिलेटेड है। क्वालिटेटिव टूल बचे हुए हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आएगी? क्लियर है?